जी। चलिए, वेलकम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश का सेशन चल रहा है और दो तरह की अंग्रेज़ी आपको सिखाई जा रही, एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड और दूसरा कम्युनिकेशन बेस्ड। तो कम्युनिकेशन बेस्ड इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं तो जॉब में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, अपने सीनियर्स से बात करने हो, ऑफिस में मीटिंग्स सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं मानता हूँ कि हिंदी इज़ अवर मदर टंग, बट सो फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न, जो पत्राचार की भाषा उसमें अधिकतर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और जो चलन में है कहीं ना कहीं हमको उसको सीखना ही पड़ेगा। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको सिखा रहा था कि डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हम लोग हिंदी में बोल देते हैं उसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एवरी डे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और उस पर आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टिप्स की बात कर रहा था, एक सेंटेंस अक्सर हम लोग हिंदी में सुनते हैं, लोग बोल देते हैं जैसे तैसे, बोलते हैं कि जैसे तैसे मुझे नौकरी मिली। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो अक्सर आप कहते हैं यार पूछो नहीं कि कैसे नौकरी मिली, जैसे तैसे मुझे नौकरी मिली। या कभी कभी आप ट्रैफिक जाम में बहुत फंस जाते हैं, फिर आप जहाँ पहुँचते हैं घर, ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पर, तो आप ये कहते हैं यार इतना ट्रैफिक जाम था, पूछो नहीं, जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जैसे तैसे मुझे रिजर्वेशन मिला। तो ये जैसे तैसे इसका मतलब आपने इसके लिए बहुत ही मेहनत या प्रयास किया, ठीक। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आपके लिए एक फ्रेज है क्या, सम हाउ और द अदर, सम हाउ और द अदर। बस इतना याद कर लिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा अगर आपको ये पता है कि जैसे तैसे को इंग्लिश में सम हाउ और द अदर कहते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया, इसके बाद क्या, एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेकेंड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने काम किया वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। जैसे आप कोचिंग पहुँचे तो ये काम हो चुका है, नौकरी मिल गई आपको। तो इसमें कहा जाएगा कि जैसे तैसे के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक। जैसे आपने कहा कि जैसे तैसे मैं कोचिंग पहुंचा, सम हाउ और दी अदर, मैं यानी आई, पहुंचने की क्या हो जाएगी, रीच्ड कोचिंग, ठीक। जैसे तैसे मुझे नौकरी मिली, सम हाउ और दी अदर आई गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट द जॉब, ठीक है भाई। जैसे तैसे उसने अपना कर्जा चुकाया, सम हाउ और दी अदर ही रीपेड हिज लोन, रिपे की सेकेंड फॉर्म रिपेड हो जाएगी, है ना। तो अब आपने देखा कि एक चीज आपको क्लियर है क्या, कि जैसे तैसे को कहते हैं क्या, सम हाउ और दी अदर, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा और जो काम हुआ है, जो एक्शन है, उसकी सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इतना आप कर लेंगे तो इस तरह का सेंटेंस कभी भी आपको बोलना हो तो आप आसानी से बोल पाएंगे। आपने कहा कि जैसे तैसे मैंने उसे माफ किया, सम हाउ और दी अदर आई, माफ करने की, अपोलोजाइज माफी मांगना होती है, माफ करने की फॉरगिव सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगिव, उसे हिम, और लड़की है तो हर हो जाएगा। आपने कहा कि जैसे तैसे मैंने इंटरव्यू दिया, सम हाउ और द अदर आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस की खूबसूरती किसमें है, जैसे तैसे में, हिंदी में भी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आप सम हाउ और द अदर। अब इतना अगर आपको आ जाएगा तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो जैसे तैसे को इंग्लिश में कहते हैं सम हाउ और द अदर। ये आज की टिप्स थी, टिप्स नंबर 1। सेकेंड टिप्स देखते हैं, एक ना एक दिन, इसको इंग्लिश में कहेंगे वन डे और द अदर, वन डे और द अदर। अच्छा, आप देखिए, अगर सेंटेंस सोच के देखिए, जब आप एक ना एक दिन बोलते हैं तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर को बिलोंग करेगा। जैसे एक ना एक दिन
मैं कार खरीदूंगा, एक ना एक दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी, एक ना एक दिन मैं आपसे मिलने आऊँगा, एक ना एक दिन मैं अपना वादा पूरा करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके लास्ट में जो सेंटेंस आ रहा है वो गा गी गे को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस का टेंस कौन सा है? फ्यूचर। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, और फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं या तो विल आता है या शैल आता है, और विल या शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक, तो आपने देखा कि ये जो पूरा सेंटेंस था वो एक ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है कि सबसे पहले फ्रेज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको ऐसे सीखना है, स्पोकन इंग्लिश का ही पार्ट है, लेकिन दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी अगर बोल रहे हैं तो उसमें ग्रामर का रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप ग्रामर से अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो कभी भी आपको लिखने में, जब आप कभी भी कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, बिकॉज you follow the basic rules of grammar and you write correct English without any error. That is very important aspect. चलिए अब इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक ना एक दिन मैं कार खरीदूंगा, one day or the other मैं I shall buy car। ठीक, या आपने कहा कि एक ना एक दिन, one day or the other मुझे नौकरी मिलेगी, I shall गेट द जॉब। ठीक, एक ना एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, वन डे और दी अदर आई शैल विजिट यू। मिलने आने को इंग्लिश में विजिट कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू मीट या गो टू मीट ना कहिएगा, मिलने आना या मिलने जाना इसके लिए विजिट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, एक ना एक दिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा, वन डे और द अदर मैं आई शैल कीप माई प्रॉमिस। फाइन, सो यू हैव नोटिस दिस कि अगर आपको एक ना एक दिन की हिंदी पता चल जाए यहां पर, तो एक ना एक दिन को कहते हैं वन डे और द अदर। इसके बाद का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो फ्यूचर को बिलोंग करेगा, इसलिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना आप कर लेंगे तो आपका ये तरह का सेंटेंस जो बोलने का है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज की दो टिप्स हो गई आपकी। पहली कौन सी थी? जैसे तैसे कहते हैं इंग्लिश में सम हाउ और द अदर, और दूसरा मैंने आपको बताया एक ना एक दिन, इसको कहते हैं वन डे और द अदर, है ना। दोनों में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, जैसे मैंने आपको जो टिप्स दी हैं, अब ये दो टिप्स पे 5-5 सेंटेंस बनाइएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करिएगा, फिर जो इंग्लिश का वर्जन है उसको आप थोड़ा लाउडली स्पोक करिएगा, रीड करिएगा, पढ़िएगा। बिकॉज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि आप किताब सामने रखें और मन में पढ़ें। अगर मन में पढ़ेंगे तो फिर बोलने में जो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो जिस चीज़ की प्रैक्टिस आपको अगर करनी है तो उसको कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू प्रोनाउंशिएट, और जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा लाउड होके पढ़ें। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया सेगमेंट आपका टिप्स का। टिप्स के बाद हम लोग आते हैं किस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी का, है ना। जैसा आप सबको पता है कि इंग्लिश में वर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। जो वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंदी में तो हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमको एक के 2-3 वर्ड्स आते हैं एक शब्द के, लेकिन इंग्लिश में अटक हो जाती है। तो अब इसको दूर करने का तरीका यही है कि जो वर्ड्स हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लर्न करवा दूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है जोशीला। जोश को इंग्लिश में कहते हैं ज़ील, ZEAL, इसमें OT लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज़िलट। तो ज़िलट का मतलब होता है द पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी इज कॉल्ड ज़िलट। ठीक है, चलिए और देखिए दूसरा वर्ड, मजबूत इरादों वाला। बहुत अच्छा वर्ड है। अक्सर आप देखते हैं और कहते हैं कि वो इंसान बहुत ही मजबूत है, यानी कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों लेकिन वो अपना जो इरादा है उससे टस से मस नहीं होता है, यानी कि वो डटा रहता है। तो मजबूत इरादों वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूट, RESOLUTE।
रिजोल्यूट। जब आप पढ़ें और लगे कि ये वर्ड नया है आपके लिए तो उसको 2-3 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, जैसे REZSO जो, LUT ल्यूट, तो रिजोल्यूट। आप जब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजोल्यूट। लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम अगर वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसको आप 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़िए, और फिर जब उस पर प्रैक्टिस कर ले फिर उसको एक साथ बोलेंगे, ठीक है भाई। तो मजबूत इरादों वालों को कहते हैं रिजोल्यूट। और देखिए मक्कार, मक्कार वर्ड बहुत बोलते हैं आप लोग, कहते हैं वो बहुत ही धूर्त है, मक्कार है। इसके लिए वर्ड आता है स्लाई, SLY। बहुत छोटा सा वर्ड है, स्लाई, SLY, स्लाई, ठीक। और देखिए एक होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब दूसरों से जलन रखने वाला या जलन करने वाला। तो ईर्ष्या का मतलब होता है स्पाइट, SPIT, याद रखिएगा, स्पाइट, और इसमें फुल लगा देंगे, स्पाइटफुल। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए स्पाइटफुल आ जाता है। आपने वैसे जनरली जेलस वर्ड पढ़ा होगा, जेलसी या जेलस होता है, वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये पढ़ रहे हो, मतलब कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ईर्ष्यालु के लिए स्पाइटफुल वर्ड बहुत आता है। स्पाइट मतलब ईर्ष्या, ठीक। एक और वर्ड है दल बदलू, है ना। अब देखिए ये वर्ड्स हिंदी में बड़े अच्छे लगते हैं, क्या यार तुम इस तरह के वर्ड्स जब आप इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको आता है तो ट्रांसलेशन में भी और बोलते समय दोनों समय आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, अगर आपको इनका मीनिंग्स क्लियर है इंग्लिश में। अब देखिए दल बदलू का मतलब क्या हुआ, दल बदलू का मतलब वो इंसान जो मौका परस्त होता है, यानी कि इधर फ़ायदा देखा तो उनके दल में चला गया हो, और उधर फ़ायदा देखा तो उधर टर्न हो जाते हैं, यानी कि मौका परस्त इंसान भी कह सकते हैं ऐसे को। तो दल बदलू को इंग्लिश में कहते हैं टर्न कोट। टर्न कोट आपने देखा होगा, कुछ कोट ऐसे होते हैं और डबल साइडेड होते हैं, एक तरफ से गंदा हो जाए तो दूसरी तरफ से पहना जा सकता है। तो वैसे ही ये टर्न कोट होते हैं कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, जिस पार्टी में इनको अपना ज़्यादा बेनिफिट दिखता है उधर वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड बना है दल बदलू के लिए टर्न कोट। अब देखिए ये 5 वर्ड्स हैं आपके, जिलट जोशीला, रेजोल्यूट मजबूत इरादों वाला, स्लाई मक्कार, स्पाइटफुल ईर्ष्यालु, और टर्न कोट दल बदलू। तो इस तरीके से अब ये वर्ड्स आपके पास हैं। अब इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में उसको बनाइएगा और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा, और फिर अपनी हैंड राइटिंग में एक नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। देखिए कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आपको थोड़ी भी चीज़ें इंप्रूव करनी है, सीखना है, तो आपको अपने स्तर से कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स एट योर ओन, देन ओनली यू कैन लर्न एनीथिंग, है ना। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही है, उसके साथ साथ आपको अपने एफर्ट्स भी करने होंगे। और आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, उसमें कुछ एक स्टोरी के साथ मिलेंगे और वहाँ पर वोकेबलरी सीखेंगे। और आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिएगा। एवरी डे यू विल गेट सम टिप्स रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये ना तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वालों के लिए, बल्कि दोज हु वांट टू स्पीक देयर या इम्प्रूव देयर इंग्लिश एज वेल, कोई भी हो सबके लिए है। तो ये वीडियो अगर लाइक किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लाइक कर दिएगा, फिर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।